प्रस्तुत है निबंध परंपरा और आधुनिकता, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य खोजना आज की वार्ता का विषय है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि परंपरा अब तक के सभी आचार विचारों का एक जमाव है। सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं, जबकि सत्य यह है कि परंपरा भी एक गतिशील प्रक्रिया की देन है। हमने अपनी पिछली पीढ़ी से जो कुछ प्राप्त किया है वह समूचे अतीत की पूंजीभूत विचार राशि नहीं है। सदा नए परिवेश में कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और नई बातें जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हुबहू वही नहीं देती जो अपने पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। कुछ न कुछ छटता रहता है, बदलता रहता है, जुड़ता रहता है। यह एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। परंपरा का शब्दार्थ है एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला क्रम। वह अतीत का समानार्थक नहीं है। परंपरा जीवंत प्रक्रिया है जो अपने परिवेश के संग्रह त्याग की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर क्रियाशील रहती है। कभी कभी इसे गलत ढंग से अतीत के सभी आचार विचारों का बोधक मान लिया जाता है। परंपरा से हमें समूचा अतीत नहीं प्राप्त होता, उसका निरंतर निखरता, छंटता, बदलता रूप प्राप्त होता है। उसके आधार पर हम आगे की जीवन पद्धति को रूप देते हैं। एक उदाहरण लें। भाषा हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। वह वैदिक युग की भाषा नहीं है, अपभ्रंश युग की नहीं है, यहाँ तक कि वहीं आज से 25 वर्ष पूर्व की भी नहीं है। काल प्रवाह में बहती हुई, समकालीन संदर्भ से निखरती हुई, अनावश्यक बातों की छटनी करती हुई, नए उपादानों से बढ़ती और बदलती हुई वह जिस रूप में इस पीढ़ी को प्राप्त हुई है वही आज का परंपरा प्राप्त रूप है। वह समूचे अतीत के रूपों को लिए दिए यहाँ तक नहीं पहुँची है। शब्द बदल गए हैं, ऐसे भी शब्द इसमें आ गए हैं जो पहले नहीं थे। ऐसे बहुत से छूट गए हैं जो पहले प्रचलित थे। ऐसे भी बहुत हैं जो लगते तो पुराने हैं पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। और तो और वाक्य विधान और व्याकरण में भी परिवर्तन हुए, फिर भी वह अतीत से एकदम असंपृक्त नहीं है। कब, क्या और कैसे बदला, यह पंडितों के अध्ययन विश्लेषण की अपेक्षा रखता है। पर परंपरा प्राप्त भाषा अतीत के किसी भी बिंदु की हुबहू भाषा नहीं है। यदि हम ऐसा कहना चाहें कि जो एकदम नया है, पहले कभी था ही नहीं, तो उसे कहने के लिए हमें इसी परंपरा लब्ध भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें नए शब्द आ सकते हैं, कहने की भंगिमा में भी नयापन आ सकता है, पर सहारा लेना पड़ेगा उसी परंपरा लब्ध भाषा का। आगे की पीढ़ी को हम थोड़ी और बदली हुई भाषा देंगे और उस पीढ़ी की परंपरा कुछ और निखरी हुई, छंटी हुई और बदली हुई हो जाएगी। यही स्थिति समस्त आचार विचारों के क्षेत्र में भी है। इस प्रकार परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं है, बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवंत प्रक्रिया है। उससे हमें जो कुछ मिलता है उस पर खड़े होकर आगे के लिए कदम उठाते हैं। नीति वाक्य में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है, चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान। अर्थात बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है, दूसरे से चलता है। यह केवल व्यक्ति सत्य नहीं है, सामाजिक संदर्भ में भी यही सत्य है। खड़ा पैर परंपरा है, चलता पैर आधुनिकता। दोनों का पारस्परिक संबंध खोजना बहुत कठिन नहीं है। एक के बिना दूसरी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। परंतु न तो परंपरा और न आधुनिकता ही कलावाचक शब्द रह गए हैं, ये दोनों मनोभाववाचक अधिक हो गए हैं। वर्तमान परिस्थिति में तो कहीं अधिक मात्रा में। आधुनिकता क्या है? शब्दार्थ पर विचार करें तो अधुना या इस समय जो कुछ है वह आधुनिक है, पर आधुनिक का यही अर्थ नहीं है। हम बराबर देखते हैं कि कुछ बातें इस समय भी ऐसी हैं जो आधुनिक नहीं हैं, बल्कि मध्यकालीन हैं। सभी भावों के मूल में कुछ पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। यह समझना गलत है कि किसी देश के मनुष्य सदा सर्वदा किसी विचार या आचार को एक ही समान मूल्य देते आए हैं। पिछली शताब्दी में हमारे देशवासियों ने अपने अनेक पुराने संस्कारों को भुला दिया है और बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर नवीन मूल्यों की कल्पना की है। वैज्ञानिक तथ्यों के परिचय से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के दबाव और आधुनिक शिक्षा की
मानवतावादी दृष्टि के बहुल प्रचार से हमारी पुरानी मान्यताओं में बहुत अंतर आ गया है। उदाहरण के लिए साहित्य को लें। आज से 200 वर्ष पहले का सहृदय साहित्य में जिन बातों को बहुत आवश्यक मानता था, उनमें से कई अब उपेक्षणीय हो गई हैं, और जिन बातों को वह त्याज्य समझता था, उनमें से कई अब उतनी अस्पृश्य नहीं मानी जाती। आज से 200 वर्ष पहले के सहृदय को उस प्रकार के दुखांत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी, जिनके कारण यवन ग्रीक साहित्य इतना महिमा मंडित समझा जाता है, और जिन्हें लिखकर शेक्सपियर संसार के अप्रतिम नाटककार बन गए हैं। उन दिनों कर्मफल प्राप्ति की अवश्यंभाविता और पुनर्जन्म में विश्वास इतने दृढ़ भाव से बद्धमूल थे कि संसार की समंजस व्यवस्था में किसी असामंजस्य की बात सोचना एकदम अनुचित जान पड़ता था। परंतु अब वह विश्वास शिथिल होता जा रहा है, और मनुष्य के इसी जीवन को सुखी और सफल बनाने की अभिलाषा प्रबल हो गई है। समाज के निचले स्तर में जन्म होना अब किसी पुराने पाप का फल नहीं माना जाता, बल्कि मनुष्य की विकृत समाज व्यवस्था का परिणाम, अतएव सहानुभूति योग्य माना जाने लगा है। इस प्रकार के परिवर्तन एक दो नहीं अनेक हुए हैं, और इन सब के परिणाम स्वरूप सिर्फ हमारी प्रकाशन भंगिमा में ही अंतर नहीं आया है, उसके उपभोग या ग्रहण के तौर तरीकों में भी फर्क पड़ गया है। साहित्य के जिज्ञासु को इन परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों की ठीक ठीक जानकारी नहीं हो तो वह बहुत सी बातों के समझने में गलती कर सकता है। फिर परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों को ठीक ठाक जानकारी प्राप्त करके ही हम यह सोच सकते हैं कि परिस्थितियों के दबाव से जो परिवर्तन हुए हैं उनमें कितना अपरिहार्य हैं, कितना अवांछनीय हैं, और कितने ऐसे हैं जिसे प्रयत्न करके वांछनीय बनाया जा सकता है। यह गलत धारणा है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर ठीक हूबहू उन्हीं विचारों को अपनाएगा जो पहले थे। जो लोग मध्ययुग की भांति सोचने की आदत को इस भयंकर वात्या चक्र की उलझन से बच निकलने का साधन समझते हैं, वे गलती करते हैं। इतिहास चाहे और किसी क्षेत्र में अपने को दोहरा लेता हो, विचारों के क्षेत्र में वह जो गया सो गया, उसके लिए अफसोस करना बेकार है। पर इतिहास हमारी मदद अवश्य करता है। रह रह कर प्राचीन काल के मानवीय अनुभव हमारे साहित्यकारों के चित्त को चंचल और वाणी को मुखर बनाते अवश्य हैं, पर वे व्यक्ति साहित्यकार की विशेषता रूप में ही जी सकते हैं। आधुनिक समाज ने निश्चित रूप से मनुष्य की महिमा स्वीकार कर ली है। अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है, सब प्रकार के शोषण से मुक्ति का। अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास के अनुभव इसी की सिद्धि के साधन बनकर कल्याणकर और जीवनप्रद हो सकते हैं। इस प्रकार हमारी चित्तगत उन्मुक्तता पर एक नया अंकुश और बैठ रहा है। व्यक्ति मानव के स्थान पर समष्टि मानव का प्राधान्य, परंतु साथ ही उसने मनुष्य को अधिक व्यापक आदर्श और अधिक प्रभावोत्पादक उत्साह दिया है। जब जब ऐसे बड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग होता है, तब तब साहित्य नए काव्य रूपों की उद्भावना करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। संक्षेप में कहा जाए तो आधुनिकता के 3 लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। ऐतिहासिक दृष्टि, इसी दुनिया में मनुष्य को सब प्रकार की भीतियों और पराधीनता से मुक्त करके सुखी बनाने का आग्रह, और व्यक्ति मानव के स्थान पर समष्टि मानव या संपूर्ण मानव समाज की कल्याण कामना। इन बातों की स्वीकृति एक दिन में नहीं मिली है। आधुनिक युग में मध्यकालीन जबदी हुई मनोवृत्ति से मुक्त मनुष्य की मेधा अनेक क्षेत्रों में नई जानकारियों को प्राप्त करने में समर्थ हुई है। भौतिक जगत, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, कला आदि के क्षेत्रों में अभूतपूर्व जानकारियां प्राप्त हुई हैं। सब में कुछ न कुछ सुधार होते रहते हैं। आज का जो अधुनातन या लेटेस्ट है, वह कल छंट कर परंपरा बन जाता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, बहुत सी बातें जल्दी ही बासी हो जाती हैं। सबको ढूंढना विषय रोग है। अपने को अत्यंत आधुनिक मानने वाला विचारक अभी कल तक की मान्यताओं में से कुछ को पीछे की ओर घसीटने वाला समझता है। जो पुनरुत्थानवादी हैं, अर्थात वो अतीत काल के मोहक गान गाकर जनता में इस बुद्धि का प्रचार करते हैं कि वर्तमान को की तुलना में अतीत अधिक महिमामंडित काल था, और इसलिए उन सभी बातों को अपनाना चाहिए जिन्हें अतीत के कृति पुरुषों ने किया था। दूसरा, जो रहस्यवादी हैं और निस्सीम चिरंतन प्रियतम की बात कहकर
संसार को वर्तमान संघर्ष से हटाकर काल्पनिक लीला निकेतन में ले जाकर भुलावा देते हैं। वे संघर्ष से भागने की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, जो काम और यौन तत्वों को जीवन के अन्य सैकड़ों पक्षों की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं और समाज की रीढ़ ही कमजोर कर डालते हैं। चौथा, जो जीवन के संघर्षों और उनसे निकलकर आगे बढ़ने की बात न कहकर केवल इस या उस मनोवैज्ञानिक पंडित की बताई हुई बातों को घोख लेते हैं और मनोविश्लेषण का बहाना लेकर उसकी आड़ में पलायनवादी मनोवृत्ति को प्रश्रय देते हैं। ये चारों प्रकार के विचार आधुनिकतावादी विचारक की दृष्टि से समाज को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेलते हैं और उस व्यवस्था को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जीवित रखने में सहायक होते हैं जो समाज के पिछड़े और उपेक्षित अंगों के शोषण पर ही आधारित है। बहुत समय नहीं बीता जब ये विचार आधुनिक विचार माने जाते थे। अब भी मानव चित्त पर उनका प्रभाव है, पर अब ये इतिहास विधाता की अद्भुत यात्रा के पदचिन्ह बन गए हैं। वे परंपरा प्राप्त विचार हैं, अपने मूल रूप में हुबहू उपलब्ध नहीं, बल्कि मनुष्य की जिजीविषा द्वारा छांटे हुए, निखरे हुए और परिवर्तित होते हुए। आज जिसे डिंडिम घोष के साथ आधुनिक कहा जा रहा है, कल उसकी भी यही गति होगी। हर परंपरा किसी न किसी तत्कालीन आधुनिक समझे जाने वाले आचार या विचार का कटा छटा रूप है, संस्कृत भी विकृत भी। परंपरा इतिहास नहीं है, इतिहास देवता की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। कभी कभी मनुष्य किसी विशेष प्रकार के आचार या विचार को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। कितना कर पाता है यह विवादास्पद विषय है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के मोह हैं, यह भी एक है। जब प्रयत्नपूर्वक किसी आचार या विचार को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने का प्रयत्न होता है तो उसे संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय परंपरा नहीं है। संप्रदाय शब्द आजकल थोड़ा भिन्न अर्थ में लिया जाने लगा है, पर उसका मूल अर्थ गुरु परंपरा से प्राप्त विशुद्ध आचार विचारों का संरक्षण ही है। इसमें प्रयत्नपूर्वक अविकृत रखने की भावना मुख्य रूप से काम करती है। परंपरा सहज है, संप्रदाय यत्न सिद्ध। आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है, क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है और संप्रदाय स्थिति संरक्षक। परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं होता। दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएं हैं। दोनों में विरोध केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण है, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा गतिशील कदम है। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्यों ने अनुभवों द्वारा जिन महनीय मूल्यों को उपलब्ध किया है, उन्हें नए संदर्भों में देखने की दृष्टि आधुनिकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। संदर्भ बदल रहे हैं क्योंकि नई जानकारियों ने नए साधन और नए उपादान सुलभ किए हैं। बहुत सी बातें, पुरानी बातें भुलाई जा रही हैं। नई सामग्रियां और नए कौशल नवीन संदर्भों की रचना कर रहे हैं। उनमें बहुसमादृत मानवीय मूल्यों का रूप कुछ बदला नजर आता है, परंतु फिर भी उनका शाश्वत रूप बना रहता है। परंपरा से हमें इन मूल्यों का वह रूप प्राप्त होता है जो अतीत के संदर्भ में बना था। उस रूप में कुछ ऐसा सार तत्व है जो स्थायी है, कुछ ऐसा जो बदले हुए संदर्भ में टिक नहीं पाता। हर रूप में ये दो तत्व विद्यमान रहते हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है, अनुभूत हो रहा है, वह सब इन दो तत्वों के मिश्रण का परिणाम है। अस्थिर तत्व ही स्थिर या स्थायी तत्व को इंद्रिय ग्राह्य या मनोगम्य बनाता है। आधुनिक संदर्भ में अस्थिर तत्वों में परिवर्तन होता है। स्थायी तत्व नए रूप में, नई साज सज्जा से मनोहर बनकर उजागर होता है। परंपरा इस स्थायी तत्व को आगे की पीढ़ी की ओर अग्रसर करती रहती है। पुराने आवरण हटते रहते हैं, वे अपना काम करने से विरत होते हैं। परंपरा इसीलिए हमेशा उपयोगी होती है। कोई भी आधुनिक विचार आसमान में नहीं पैदा होता, सबकी जड़ परंपरा में गहराई तक गई हुई है। सुंदर से सुंदर फूल यह दावा नहीं कर सकता कि वह पेड़ से भिन्न होने के कारण उससे असंपृक्त है। कोई भी पेड़ यह दावा नहीं कर सकता कि वह मिट्टी से भिन्न होने के कारण एकदम उससे विच्छिन्न है। इसी प्रकार कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से एकदम कटा हुआ है। कार्य कारण के रूप में, आधार आधेय के रूप में परंपरा की एक अविच्छेद्य श्रृंखला अतीत में गहराई तक, बहुत गहराई तक गई हुई है। आधुनिकता ज्ञान की अत्याधुनिक उपलब्धियों के आलोक के रूप ग्रहण करने का प्रयास करती है, इसलिए बौद्धिक है। परंपरा केवल मनुष्य के प्रयोजन से छटती करती ही नहीं है, उसकी विनोदनी और कुतूहली वृत्ति से अन्यथा रूप भी ग्रहण करके जाती है। इसीलिए वह पूरा इतिहास सम्मत नहीं होती। कई बार
शब्द उसमें नया रस भरते हैं। कई बार सामयिक विश्वास उसे नए आकार प्रदान कर देते हैं। इतिहास से वह भिन्न हो जाती है और कभी बाह्य यथार्थ के तर्कसम्मत रूप से अलग हो जाती है। परंपरा से हम सुनते आते हैं कि रावण के 10 मुंह थे। कदाचित यह आर्य भाषा से भिन्न जात की किसी भाषा के नाम के संस्कृतिकरण का परिणाम है। उस भाषा का कोई शब्द संस्कृत के निकटतम उच्चारण में दशानन बन गया और उस पर से मनुष्य की कुतूहली और विनोदिनी वृत्ति ने 10 मुंह वाले रावण की कल्पना को उत्तेजन दिया। यह इतिहास सम्मत नहीं हो सकता, पर भूले इतिहास को खोज निकालने का सूत्र देता है। उस इतिहास से निखरी दृष्टि आधुनिकता की पहली शर्त है। जिसे इतिहास की यह नई दृष्टि नहीं प्राप्त है, वह हजारों वर्षों के मानवीय प्रयासों का रसास्वाद नहीं कर सकता। भविष्य के मानव चित्त को सरस कोमल बनाने वाले प्रयासों की कल्पना नहीं कर सकता। जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूंठ तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मास का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है न वांछनीय। मनुष्य केवल सांस लेकर अन्न ग्रहण करके जीने वाला यंत्र नहीं है। उसका आधा से अधिक अस्तित्व परंपरा के भीतर छिपा हुआ है। उसकी उपेक्षा करके मनुष्य को सुखी नहीं बनाया जा सकता और उसका अंध अनुयायी बनाकर उसे गतिहीन और पंगु कर दिया जाएगा। मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदनी वृत्ति को चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से समझा जा सकता है और परंपरा का आश्रय लिए बिना इसका रसास्वाद संभव नहीं है। परंपरा मनुष्य को उसके परिपूर्ण रूप में समझने में सहायता करती है। आधुनिकता उसके बिना संभव नहीं है। परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क और नीरस बुद्धिविलास बनने से बचाती है, उसके प्रयासों को अर्थ देती है, उसे असंयत और विशृंखल उन्माद से बचाती है। ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर पूरक हैं। अजय प्रसाद द्विवेदी, ग्रंथावली से।